हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि फेमस जो ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन सैक्स, इनका कहना है कि कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करंट लेवल से आपको अगले एक साल में 25% तक की रिटर्न दे सकता है और आने वाले 4 साल में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $100 बिलियन हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई गोल्डमैन सैक्स किस बेसिस पे ऐसा बोल रहा है और क्या आपको करंट प्राइस पे कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक करता क्या है, तो कोटक महिंद्रा बैंक आई एम श्योर आप जानते ही होंगे, ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी 100% होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा प्राइम जो कि कार फाइनेंसिंग करती है, दूसरी लैंडिंग बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी दिखेगी जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, फिर इसकी ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटी दिखेगी, म्यूचुअल फंड की कंपनी कोटक महिंद्रा एएमसी दिखेगी, इंश्योरेंस की कंपनी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस तरह से बहुत सारी इसकी सब्सिडरी कंपनी है जिनका की कोटक महिंद्रा बैंक पेरेंट कंपनी है। और अगर इनके फोर्थ क्वार्टर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात की जाए तो इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था इन सभी एंटिटीज का मिलाकर के ये 3,892 करोड़ था फोर्थ क्वार्टर का। इसमें से 70% से ज्यादा जो इनका प्रॉफिट है वो कोटक महिंद्रा बैंक यानी कि बैंकिंग एक्टिविटी से आता है। उसके अलावा अगर आप मेन इनके बिजनेसेस देखेंगे तो कोटक महिंद्रा प्राइम जो कि कार फाइनेंस और दूसरे लेंडिंग बिजनेसेस में है, वहां से इनका ठीक ठाक प्रॉफिट आता है। इसके अलावा इनका जो ब्रोकरेज फर्म है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, वहां से इनका ठीक ठाक प्रॉफिट आता है। और अब अगर बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि आने वाले 4 साल में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो लेटेस्ट नंबर के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक भारत की 13वीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 42.78 बिलियन $1 है। यानी कि अगले 4 साल में गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से ये डबल से भी ज्यादा बढ़ करके $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो अगर बात की जाए कि भाई आज की डेट में कोई कंपनी है जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज्यादा है, तो आपको तीन कंपनीज मिलेंगी लेटेस्ट शेयर प्राइस के हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 206 बिलियन है, फिर टीसीएस दिखेगी 150 151 बिलियन के आसपास। हालांकि इसके शेयर में काफी गिरावट आई है तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 180 बिलियन के आसपास होता था कम होकर के 150 बिलियन के आसपास रह गया है। फिर आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा 103 बिलियन के साथ, और जब ये एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज हो जाएगा तो हो सकता है कि ये नंबर 2 पे आ जाए। फिर इसके बाद आपको कई और कंपनीज दिखेंगी जैसे कि इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक। ये सभी $100 बिलियन से आज की डेट में नीचे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले 4 साल में $100 बिलियन पे पहुंच सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि आज की डेट में सिर्फ तीन ही कंपनीज हैं भारत में जो कि $100 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती हैं। और अगर दुनिया भर के बैंकों की बात की जाए तो ये टॉप 10 बैंक्स हैं जो कि दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप पे आते हैं। आपको जेपी मॉर्गन चेज जो कि एक अमेरिकन बैंक है 330 बिलियन के साथ ये टॉप पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। फिर बैंक ऑफ अमेरिका दिखेगा, फिर चाइना के कुछ बैंक आईसीबीसी, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना दिखेंगे। फिर आपको यूएसए का फिर वेल्स फार्गो, फिर बीच में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। तो यूएसए और चाइना के मेनली बैंक्स हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं। और अगर इंडियन बैंक्स की बात की जाए तो वो भी ज्यादा पीछे नहीं है, जैसे कि दुनिया में 15वें नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक, फिर 27वें नंबर पे आपको दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक, 33वें नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 36वें नंबर पे एचडीएफसी लिमिटेड। हालांकि ये फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, लेकिन अगर हम एनबीएफसी और बैंकों दोनों को मिला करके देखें तो ये आपको 36वें नंबर पे दिखेगा दुनिया में। और यहीं पे 44th रैंक आपको दिखेगी कोटक महिंद्रा बैंक की, यानी कि आज की डेट में ये 42.78 बिलियन $, के साथ 44th लार्जेस्ट बैंक है दुनिया में। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कोटक महिंद्रा बैंक जिसने कि पिछले 2 साल में जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है जिसका कि कोटक महिंद्रा बैंक पार्ट है, उसको इसने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले 2 साल में जो निफ्टी बैंक है यानी कि 8 जुलाई 2020 को अगर हम देखें तो ये 22,584 के लेवल पे था, वहां से लगभग ये
50% से ज्यादा बढ़ करके अब 34,324 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 2 साल में सिर्फ 25% के आसपास की रिटर्न दी है, क्योंकि 8 जुलाई को ये 1353 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज की जो क्लोजिंग हुई है ये 1704 पे हुई है। तो यानी कि इसने निफ्टी बैंक के मुकाबले में काफी कम परफॉर्म किया है। हालांकि पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 78% की रिटर्न दी है और निफ्टी बैंक ने इस बीच में 46% के आसपास की रिटर्न दी है। लेकिन आने वाले कुछ साल कोटक महिंद्रा बैंक के हो सकते हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगले 1 साल में इसका जो टारगेट प्राइस है वो 2135 रुपए इन्होंने बताया है, और इसके साथ साथ इसको बाय रेटिंग दी है कि भाई आप करंट प्राइस पे लीजिए, इसका 1 साल में प्राइस 2135 हो जाता है, जो कि करंट प्राइस से अगर हम देखें जो कि 1704 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है, उस हिसाब से लगभग ये 25% की रिटर्न आपको आने वाले 1 साल में दे सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई किस बेसिस पे गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले 1 साल में 25% की रिटर्न दे सकता है और आने वाले 4 साल में ये 100 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी बन सकती है, तो उसके पीछे के उन्होंने 5 कारण दिए हैं। पहला कारण ये है कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एनवायरनमेंट चल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जिसके चलते आरबीआई आने वाले काफी टाइम तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। तो ये नॉर्मली बैंकों के लिए खराब होता है, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाती है, साथ साथ में उनकी लोन देने की क्षमता कम होती है, क्योंकि ओवरऑल लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो वो कम लोन लेते हैं। लेकिन इस बीच में जो कोटक महिंद्रा की पोजीशनिंग है इनके दूसरे जो पीयर्स के मुकाबले में काफी अच्छी है, क्योंकि इनके 60.7% जो फंड्स हैं वो कासा के थ्रू आते हैं, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू, जो कि जिनकी की कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो होती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट पे आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट देना होता है, करंट अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफी कम रहने वाली है इनके पीयर्स के मुकाबले में। और आपने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तो इस बीच में सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में आपको कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, हालांकि फिक्स डिपॉजिट के केस में रेट्स बढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से इनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। तो ये आने वाले टाइम में अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ में जो इनका लोन पोर्टफोलियो है वो फ्लोटिंग रेट वाला है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो साथ साथ में इनकी जो लोन पे किश्तें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, तो इनकी रेवेन्यू साइड पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। और साथ साथ में जो इनकी कॉस्ट साइड है उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि इनकी मेजर फंडिंग लो कॉस्ट ऑफ फंड से आ रही है। उसके अलावा जो इन्होंने लोन ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पीछे जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इनको हेल्प करने वाली है, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है फाइनेंशियल ईयर 2017 से 21 में। जैसे कि इन्होंने 57% अपने एम्प्लॉय एडिशन किए हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एचडीएफसी बैंक ने 42%, आईसीआईसीआई बैंक ने 19% एम्प्लॉय एडिशन किया है। तो इनके पास वर्कफोर्स है जो कि इनको लोन ग्रोथ सस्टेन कराने में आने वाले टाइम में हेल्प कर सकती है। और साथ साथ में इन्होंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको भी स्केल अप किया है। तो ओवरऑल इनके पास रिसोर्सेज हैं जो कि इनकी जो लोन ग्रोथ है उसको मेंटेन और सस्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रांग है, और कोविड पीरियड में भी जो क्रेडिट लॉसेस हैं इनके दूसरे पीयर्स के मुकाबले में काफी कम रहे हैं। तो ओवरऑल असेट क्वालिटी इनकी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा ऑपरेटिंग लीवरेज किक्स इन की है, यानी कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप है वो इंप्रूव हुआ है। इसकी वजह से जो इनकी रिटर्न रेशो है वो काफी इंप्रूव हुई हैं, और उसके पीछे की वजह है कि एक तो इन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है जिससे कि कॉस्ट कम हुई है, साथ साथ में इन्होंने एक्सेस कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जिसकी वजह से ये ज्यादा लोन दे पा रहे हैं। तो इससे भी इनकी पोजीशनिंग बेटर होती है। और इसके अलावा अगर आप इसमें प्रोमोटर शेयर देखेंगे तो 25.98% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है, और जो अलाउड हिस्सेदारी है वो 26% हो सकती है प्रोमोटर की। तो उस हिसाब से इनके पास कोई डाइल्यूशन रिस्क नहीं है या लिमिटेड डाइल्यूशन रिस्क है, क्योंकि अगर इनकी हिस्सेदारी ज्यादा होती तो इनको उसको कम करना पड़ता। कम करने के लिए इनको नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती, जिससे कि पुराने शेयर होल्डर की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम होती है। लेकिन क्योंकि ये उस लेवल पे है जितना कि आरबीआई अलाउड करता है, तो उस वजह से इनको कोई खतरा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होगा। तो इस वजह से जो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 के बीच में जो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 1.8% तक रह सकती है। तो ओवरऑल ये सभी वजह हैं जिसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स देखता है कि आने वाले 1 साल में आपको ये 25% की रिटर्न और अगले 4 साल में एक 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने का दम रखता है।
और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 3 साल में इन्होंने 12% की एवरेज रिटर्न दी है। पिछले 1 साल में तो इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, लगभग 3% की नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि पिछले एक वीक में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, बल्कि आज ही जब ये न्यूज बाहर आई थी गोल्डमैन सैक्स की, तो इनका जो शेयर है 2.49% बढ़ा है। बट अदरवाइज 1 साल इनका काफी ज्यादा ल्यूकवार्म रहा है, कोई खास इन्होंने रिटर्न नहीं दी है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से बात करें, तो जब इनके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसके बाद जो इनकी ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिए थे, तो मिनिमम टारगेट 1925 रुपए का था, हाईएस्ट टारगेट 2340 था। तो अगर हम एवरेज भी लगाएं तो लगभग 2100 के आसपास का टारगेट आता है, जो कि करंट प्राइस से काफी ऊपर है। तो इसमें डेफिनेटली बढ़ने का स्कोप है। और टिकर टेप के जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है उसके हिसाब से भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 2063 रुपए के आसपास होना चाहिए, हायर साइड पे 2642 और लोअर साइड पे 1500 के आसपास। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 1704 के आसपास, उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। अगर पीयर्स और फंडामेंटल एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 3,38,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशियो इनकी थोड़ी सी ऑन द हायर साइड दिखेगी आपको इनके पीयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन उसके पीछे का रीजन आप देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में जो वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप है वो काफी ज्यादा है इनके पीयर्स के मुकाबले। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे कि इनकी कुछ कंपनीज हैं जो कि सेपरेटली लिस्टेड है। जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गई, इनकी हाउसिंग लोन वाला जो सेक्शन है एचडीएफसी लिमिटेड, वो सेपरेटली लिस्टेड है। सेम आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो कि ब्रोकरेज फर्म है वो सेपरेटली लिस्टेड है। इनकी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है वो सेपरेटली लिस्टेड है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू अनलॉकिंग हो चुकी है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के केस में सभी कंपनीज अभी एक ही कंपनी के अंतर्गत आती हैं, तो कल को अगर ये सेपरेटली लिस्ट करने का प्लान करते हैं तो वो भी इनके फायदे में जा सकती है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा बैंक लगता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखेंगे देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इनके पीयर्स के मुकाबले में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज काफी अच्छा है। तो ओवरऑल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे इसको डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।